हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर के राजपूत की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव बुक में से मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन वीडियोस को भी ज़रूर चेक करिए। और एक वीडियो मैंने बनाया था मेजरमेंट के पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इस वीडियो में मैंने पूरी थेरी इसकी जो है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसका डेरिवेशन, एडवांटेजेस, ये सब डिस्कस किया था। और ख़ास बात यह है कि मैंने इसमें अपने नोट्स भी अपलोड किए थे। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन वीडियोस को ज़रूर चेक करिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज का जो वीडियो रहेगा गाइज, वो रहेगा हमारा मेजरमेंट के ऊपर। और ये क्वेश्चन भी मैंने आर के राजपूत वाली बुक से लिए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसको जानने से पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो डायरेक्टली अगर समझ लीजिए हमें कोई करंट मेजर करना है जिसका वैल्यू 5 एम्पियर है, जिसका वैल्यू है 5 एम्पियर, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमें एम्पियर में जो है उसका डिफ्लेक्शन या एम्पियर में हमें वैल्यू शो नहीं करता। वो हमें शो करेगा फॉर एग्जांपल कि थीटा में, यानी कितनी डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ है पॉइंटर का, उसमें ये शो करेगा। वो डायरेक्टली 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे शो नहीं करेगा। उसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्टली जो है हमारा अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो डायरेक्टली दिखाएंगे पॉइंटर से 5 एम्पियर करंट इस मीटर में से फ्लो हो रहा है करके। लेकिन ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं होते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू शो कर देंगे। द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। डायरेक्टली स्केल के ऊपर जो है वो वैल्यू शो करते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जाम्पल है वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके तीन मेजर टाइप्स होते हैं। एक है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स हैं। और सारे के सारे जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल के लाइब्रेरी में, वो सारे लगभग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। तो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सिर्फ हमें वैल्यू दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया 5 एम्पियर अगर करंट फ्लो रहा है तो वो डायरेक्टली हमें दिखाएगा कि 5 एम्पियर। एक सिंपल है, बस जितना वैल्यू हमें वहाँ पे फ्लो हो रहा है मेजरमेंट करते समय उतना वैल्यू वो वहाँ पे दिखाएगा। इसको कहते हैं हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एम मीटर, वोल्ट मीटर, वैट मीटर, पीएफ मीटर यानी पावर फैक्टर मीटर। ये सारा जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाता है, यानी उस वक्त जिस वक्त हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू को, उस वक्त कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना वोल्टेज वहाँ पे शो हो रहा है वो दिखाएगा। और जो दूसरा टाइप है वो हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है गाइज, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं, सीआरओ और ईसीजी। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, वो एक क्या करते हैं उसके ऊपर एक ग्राफ शो कर सकता है, सीआरओ हो या ईसीजी हो। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो है करंट के साथ साथ वो टाइम भी शो करता है और उसका वेव फॉर्म भी हमें शो करता है। इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और थर्ड जो होता है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी मीटर, एम्पियर आवर मीटर, ये सब हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी मीटर क्या करता है, हमारा पावर को जो है आवर के साथ इंटीग्रेट करता है और वो वैल्यू शो करता है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिसमें वो डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है। अभी मैंने जैसे बताया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा डायरेक्टली वो वैल्यू शो करता है जो उस वक्त मेजर कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था जो हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो एग्जाम्पल है एनर्जी मीटर या एम्पियर आवर मीटर, ये सब हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्पियर और वैट आवर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज।
अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं, स्विच बोर्ड, पोर्टेबल, बोथ ए एंड बी, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, एंड ऑप्शन फाइनल एफ है बोथ डी एंड ई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन एफ, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन। तो इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जो भी स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाए आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल कर जरूर रखिए, आपको ये बाद में काम आएगा। मैंने जैसे कि बताया था मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल के अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं, तो इसमें सारे के सारे मेजर टाइप्स हमारे लिखे हुए हैं। तो इसके साथ साथ मैंने आपको क्या किया एडिशनली जो है देखते हैं, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा डीसी पे वर्क करता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, और इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सेकंड टाइप जो है वो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा जो है एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, और इसका जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो भी एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, और इसका स्केल भी जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है। फोर्थ टाइप है थर्मल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एसी डीसी पे वर्क करता है और स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है। फिफ्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ये भी जो है एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है और इसका स्केल जो है अगेन नॉन यूनिफॉर्म होता है। और जो हमारा लास्ट बट सेकेंड है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये होता है एसी और डीसी पे वर्क, और इसका जो स्केल होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। और जो हमारा फाइनल जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये ओनली एसी पे वर्क करता है और इसका जो स्केल है नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरह से गाइस पीएमएमसी जो हमारा सिर्फ डीसी पे वर्क करता है और इंडक्शन जो हमारा एसी पे वर्क करता है। बीच में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो हमारा बोथ एसी या डीसी पे वर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक एरर्स आर, सिस्टमैटिक एरर्स कौन सी होती हैं। इसके लिए आपको टोटल एरर्स क्या क्या होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम चलते हैं एक स्लाइड की तरफ, इसका भी स्क्रीनशॉट आप जरूर निकाल के रखिए। देखिए टाइप्स ऑफ एरर जो है मेजर तीन टाइप की होती हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और थर्ड होता है हमारा रैंडम एरर्स। जो ग्रॉस एरर्स होती हैं वो होती है हमारा ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से, लाइक रीडिंग, रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिजल्ट्स, ये जो सब एरर्स होती हैं इसको कहते हैं ग्रॉस एरर, ये इस कैटेगरी में आता है। और जो सेकेंड टाइप का एरर होता है वो होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इसके अंदर तीन टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो अंदर के जो बिगाड़ होते हैं उसकी वजह से, यानी इनहरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक वीकनिंग ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि उसकी अगर स्प्रिंग वगैरह खराब हो गई हो, या फिर इसके अलावा मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तीसरा जो होता है लोडिंग इफेक्ट। और जो सेकेंड टाइप है सिस्टमैटिक एरर्स का वो है एनवायरमेंटल एरर्स। दीज एरर्स आर ड्यू टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइक टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, मॉइस्चर, प्रेशर। देखिए एनवायरमेंटल एरर्स यानी एनवायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर है, मॉइस्चर, प्रेशर, लाइक मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब चेंज होता रहता है, इसकी वजह से जो एरर होता है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। थर्ड जो हमारा टाइप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ऑब्जर्वेशनल एरर्स यानी दिस एरर्स ऑकर्स ड्यू टू पैरेलैक्स इफेक्ट। पैरेलैक्स इफेक्ट की वजह से जो जो एरर्स होती हैं वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर्स। और जो थर्ड मेजर टाइप है हमारा वो है रैंडम एरर्स। ये थर्ड एरर का टाइप है, ये होता है द एरर्स ऑकर्ड ड्यू टू अननोन सोर्स और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। देखिए रैंडम एरर्स वो होते हैं जिसका कोई रीजन हमें पता नहीं चलता एंड तक, उसको कहते हैं रैंडम एरर्स। तो गाइज टोटल ये थे तीन मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स, ये आपको याद रखने हैं। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप कि आपको स्लाइड समझ में आ गई होगी। तो सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं अभी हमने देखा वो था इंस्ट्रूमेंटल भी, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स इज प्रोसेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से फीचर्स होते हैं। ऑप्शंस हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज किसी भी मीटर के अंदर या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये तीनों टाइप के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, ये तीनों फीचर्स होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो हमारा पॉइंटर को मूव करने में हेल्प करता है, जिसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क वो होता है जो हमारा पॉइंटर होता है उसको उसके फाइनल पोजीशन पे लाकर स्टे कराता है, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। और डैम्पिंग टॉर्क होता है, देखिए किसी भी मीटर में आपने अगर गौर किया होगा आपके बाइक के स्पीडोमीटर में भी वो जो पॉइंटर होता है वो बार बार यूं यूं एक एक डिफ्लेक्शन देता रहता है, उसको डैम्पिंग कहते हैं। इस डैम्पिंग को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। वो डैम्पिंग टॉर्क जब प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारा पॉइंटर जो है
स्ट्रेट वही वैल्यू दिखाता है जो हमारा ओरिजिनल मेजरेंड होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश टॉर्क प्रिवेंट्स द ऑसिलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड इनेबल्स द लैटर टू रीच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली। वो टॉर्क कौन सा होता है जो ऑसिलेशंस को प्रिवेंट करता है और पॉइंटर को उसके फाइनल पोजीशन पर पहुंचा देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डैम्पिंग टॉर्क। क्वेश्चंस अगेन मैं कहता हूं कि बहुत ही बेसिक्स हैं। द स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड इन अ स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखिए गाइस, स्प्रिंग कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं? हम करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है हमारा, दो टाइप से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। इन दो मेथड से हम कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो स्प्रिंग यूज करते हैं हम स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं, इट शुड बी नॉन मैग्नेटिक, मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है इट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फटीग, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज ये चारों प्रॉपर्टीज जो है हमारे स्प्रिंग के अंदर होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। और इसके अलावा जो स्प्रिंग होती है गाइज, ये भी एक एमसीक्यू काफी बार पूछा जा चुका है। वो मेडअप होती है यानी बनी होती है फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल से। तो याद रखना है जो स्प्रिंग्स होती हैं वो फॉस्फर ब्रोंज से बनी होती है। और जिस भी मीटर में हम कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर जो है कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा। और अगर हम ग्रेविटी कंट्रोल यूज करेंगे जो, तो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अ डैम्पिंग ऑयल मस्ट पोजेस। डैम्पिंग ऑयल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? अगेन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हम डैम्पिंग प्रोड्यूस करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट तो होती है एयर फ्रिक्शन, जिसके अंदर हम एयर यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसके अंदर हमारा फ्लूइड होता है, कोई भी ऑयल भी हो सकता है। और तीसरा जो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग, वो होता है एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से हम डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसमें जो भी फ्लूइड या ऑयल हम यूज करते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इट मस्ट बी अ गुड इंसुलेटर, ऑप्शन बी है इट शुड बी नॉन इवापोरेटिंग, ऑप्शन सी है इट शुड नॉट हैव कोरोसिव एक्शन, ऑप्शन डी है अपॉन द मेटल ऑफ द वेन। ओके, ये दो ऑप्शन जो है मर्ज हो गए शायद। ऑप्शन सी है इट शुड नॉट हैव कोरोसिव एक्शन अपॉन द मेटल ऑफ द वेन, ऑप्शन ई है द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल शुड नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, और ऑप्शन फाइनल वाला है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन एफ, इट शुड हैव ऑल अबव प्रॉपर्टीज। वो एक अच्छा इंसुलेटर भी होना चाहिए, वो नॉन इवापोरेटिंग होना चाहिए, वो जल्दी से करोड नहीं होना चाहिए, और उसका विस्कोसिटी भी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज डैश बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस शंट। देखिए कि किसी भी पीएमएमसी मीटर को या इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने लो रेजिस्टेंस शंट यूज करते हैं तो वो किसकी तरह यूज कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एमीटर। हम अगर किसी भी पीएमएमसी मीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस शंट लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो हमारा एमीटर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक इसमें चीज है, फॉर यूजिंग पीएमएमसी मीटर एज अ वोल्ट मीटर, अगर हमें वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो उस मीटर के सीरीज में हमें एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब ये हमारा वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स मीटर। देखिए किसी भी, देखिए अभी मैंने जब जैसे बताया पीएमएमसी मीटर को अगर हमें एमीटर के तौर पे यूज करना है तो उसके पैरेलल में जो है हमें एक शंट लगाना पड़ेगा लो रेजिस्टेंस, और अगर हमें वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमें फ्लक्स मीटर बनाना है पीएमएमसी मीटर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस है, बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस शंट, नहीं ये तो हम एम्पियर एमीटर के लिए यूज करते हैं। बाय यूजिंग अ हाई सीरीज रेजिस्टेंस, नो ये तो हम वोल्ट मीटर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी है बाय एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग्स, तो ये सही आंसर है। ऑप्शन डी है बाय मेकिंग कंट्रोल स्प्रिंग्स ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं गाइज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी,
by eliminating the control springs. Next question है, which of the following devices may be used for extending the range of instrument? किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं शंट्स, मल्टीप्लायर्स, करंट ट्रांसफार्मर्स, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं किसी भी मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। रेंज को एक्सटेंड करना यानी कोई भी अगर मीटर का रेंज अगर 5 एम्पियर है और अगर हमें उससे 15 एम्पियर का करंट मेजर करवाना है तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी रेंज को एक्सटेंड करेंगे बाय यूजिंग शंट, मल्टीप्लायर्स, सीटी, पीटी, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करंट अप टू। जो इंडक्शन मीटर्स होते हैं वो कितना करंट हैंडल कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 100 एम्पियर। उसका रेंज जो होता है अप टू 100 एम्पियर होता है। और अगर पीएमएमसी मीटर का हम बात करेंगे तो उसका रेंज जो है वो मिली एम्पियर में होता है पीएमएमसी मीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन। जो हमारे घरों में रखे होते हैं, जो हमारे घरों पर लगे होते हैं एनर्जी मीटर्स, वो हमारे किस वैल्यू में एनर्जी को मेजर करते हैं? ऑप्शन है किलोवाट, वाट आवर, किलोवाट आवर, वॉर और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स आर नॉट यूज्ड ऑन डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स में कौन से मीटर्स को यूज नहीं करते हैं? ऑप्शंस है मर्क्यूरी मोटर मीटर्स, ऑप्शन बी है कम्यूटेटर मोटर मीटर्स, ऑप्शन सी है इंडक्शन मीटर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडक्शन मीटर्स। जैसे कि मैंने पहले या सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि जो इंडक्शन टाइप मीटर्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम सिर्फ एसी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोटेंशियोमीटर मे बी यूज्ड फॉर। पोटेंशियोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ करंट, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस देखिए, सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर वो होता है हमारा द इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिजाइन टू मेजर द अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन वोल्टेज इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अगर हमें किसी अननोन वोल्टेज को मेजर करना है बाय कंपेयरिंग इट विद अ नोन वोल्टेज तो उसको कहेंगे हम पोटेंशियोमीटर, उस डिवाइस को कहेंगे पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर में बी यूज्ड फॉर, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो वो भी कर सकते हैं, करंट मेजर भी कर सकते हैं, और हम अगर हमें एमीटर वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन करना है, अगर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है तब भी हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं। ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Dash is an instrument which measures the insulation resistance of an electric circuit relative to earth and one another. इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मेगर, करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। याद रखिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है केबल्स के ऊपर वो हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ मेगर। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये होता है मेगर। इसके अंदर होता है एक परमानेंट मैग्नेट ड्राइवन डीसी जनरेटर। इसके अंदर एक डीसी जनरेटर होता है जिसको हम यहाँ से रोटेट करके पावर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज। जो हमारे घरों पर एनर्जी मीटर लगे होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो वो होते हैं हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी एनर्जी मीटर हो वो होता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग क्यों कहते हैं? देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू टाइम। तो एक तरह से एनर्जी मीटर जो है पावर और टाइम को इंटीग्रेट करता है, इसीलिए ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस है वेरी लाइट, वेरी हेवी, आइदर ए और बी और नाइदर ए और बी। यानी ज्यादा हल्का होना चाहिए या ज्यादा वजनदार होना चाहिए। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वेरी लाइट। पॉइंटर जो है जितना लाइट हो वेट में उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेजोरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय। मेजोरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन देखते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, स्प्रिंग, एडी करंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज मेजोरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में जो है डैम्पिंग जो है एडी करंट से प्रोवाइड की जाती है।
क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है और बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए हम यही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एमीटर इज ए। देखिए ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनडायरेक्टली, तो आप क्या करिए, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। किसी भी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किससे करते हैं? ऑप्शन है स्प्रिंग, ग्रेविटी, एडी करंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो मेजर दो टाइप से प्रोवाइड करते हैं, एक तो स्प्रिंग होता है, एक ग्रेविटी होता है, लेकिन ज्यादातर हम जो है स्प्रिंग यूज करते हैं क्योंकि एक पोर्टेबल होता है, इसमें ज्यादा जो हमें स्पेस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और स्प्रिंग जो है काफी इफेक्टिव भी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग शुड बी ऑफ। एडी करंट डैम्पिंग में जो भी हम डिस्क यूज कर रहे हैं वो कैसी होना चाहिए? ऑप्शंस हैं कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल, कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी डिस्क हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर से करंट तो पास हो जाना चाहिए, लेकिन वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हमारा कंडक्टिंग बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसीलिए हम डिस्क में ज़्यादातर एडी करंट डैम्पिंग के लिए एल्यूमिनियम ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए जो स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी जो हम दीवारों पे वगैरह लगाते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। इट शुड बी माउंटेड इन अ वर्टिकल पोजीशन, इट शुड बी माउंटेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ऑप्शन सी है आइदर ए ऑफ बी, और ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, इट शुड बी माउंटेड इन वर्टिकल पोजीशन। देखिए स्विच बोर्ड जो है हमारे ज्यादातर जो है वॉल्स पर लगे होते हैं, वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, तो सेम उसी तरह जो भी स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमें वर्टिकली ऑपरेट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर इज टू। देखिए एमीटर को हम शंट क्यों लगाते हैं? सबसे पहले समझ लीजिए ये पीएमएमसी मीटर है कोई, या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक शंट लगा देंगे, यानी एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि समझ लीजिए अगर ये एक एमीटर है, इसका रेंज अगर 5 एम्पियर है, तो अगर हम शंट लगाएंगे किसी भी लो वैल्यू रेजिस्टेंस की, तो इस 5 एम्पियर वाले मीटर से हम 500 एम्पियर करंट भी मेजर कर सकते हैं। ये इसका फायदा होता है, जो भी लो वैल्यू शंट हम लगाएंगे उसकी वजह से हमारा मीटर का रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो शंट का फंक्शन क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे, टू बाईपास द करंट। ऑप्शन बी है इट इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर। ऑप्शन सी है इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली लो रेजिस्टेंस शंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो करंट है, एक्सेसिव करंट जो होता है हमारा, वो हमारा इस तरफ से जाए, यानी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ से हम उस करंट को बाईपास कर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू बाईपास द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर। इसका भी आंसर जो है आप मुझे कमेंट करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ अ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज। मैंने जैसे कि पहले ही एक स्लाइड में बताया था, जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, उसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग करंट एट हाई फ्रीक्वेंसी वी शुड यूज। देखिए अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट अगर हमें मेजर करने हैं तो हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन है हमारे, मूविंग आयरन। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज करते हैं करंट मेजरमेंट, या कोई भी वोल्टेज मेजरमेंट हो, हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द मूविंग कॉइल ऑफ अ डायनामोमीटर वैटमीटर शुड बी। जो डायनामोमीटर वैटमीटर होता है हमारा, डायनामो टाइप वैटमीटर, उसका जो मूविंग कॉइल का रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑलमोस्ट जीरो, लो, हाई, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायनामोमीटर वैटमीटर कैन बी यूज्ड फॉर। देखिए जो डायनामोमीटर वैटमीटर होता है वो हमारा किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं डीसी एंड एसी बोथ।
ऑप्शन बी है डीसी ओनली, ऑप्शन सी है एसी ओनली और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ डीसी एंड एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडक्शन वैट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड में आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर कॉइल ऑफ अ वैट मीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल व्हेन। देखिए जो प्रेशर कॉइल होता है वैट मीटर के अंदर, इट शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल व्हेन। हम उसको सप्लाई साइड में कब कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन है लोड इंपीडेंस इज हाई, इफ लोड इंपीडेंस इज लो, इफ सप्लाई वोल्टेज इज लो, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इफ लोड इंपीडेंस इज हाई। अगर लोड इंपीडेंस ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, प्रेशर कॉइल ऑफ वैट मीटर कनेक्ट करते हैं हम सप्लाई साइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लो पावर फैक्टर वॉट मीटर द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड। लो पावर फैक्टर वैट मीटर के अंदर हम प्रेशर कॉइल कहाँ कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन है हमारे, टू द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल, टू द लोड साइड ऑफ द करंट कॉइल, ऑप्शन सी है इन एनी ऑफ द टू मीटर्स एट कनेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, लो पावर फैक्टर वैट मीटर में हम प्रेशर कॉइल जो है लोड की साइड कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लो पावर फैक्टर वॉट मीटर द कंपनसेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड। लो पावर फैक्टर वैट मीटर में अभी हमने देखा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा कंपनसेटिंग कॉइल के बारे में, वो हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है हमारा इन सीरीज विद करंट कॉइल, ऑप्शन बी है इन पैरेलल विद करंट कॉइल, ऑप्शन सी है इन सीरीज विद द प्रेशर कॉइल, ऑप्शन डी है इन पैरेलल विद द प्रेशर कॉइल। इसका सही आंसर है इन सीरीज विद द प्रेशर कॉइल। कंपनसेटिंग कॉइल को हम प्रेशर कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थ्री फेज पावर मेजरमेंट by two wattmeter method, both the wattmeters had identical ratings, the power factor of the load was। देखिए थ्री फेज पावर मेजरमेंट के लिए हम एक क्या मेथड यूज करते हैं? टू वाटमीटर मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर अगर बोथ द वाटमीटर की, वो दोनों वाटमीटर की रीडिंग्स अगर सेम है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? अगर बोथ द वाटमीटर्स हैड आइडेंटिकल रेटिंग ना, तो इसका जो आंसर रहेगा, उसका जो पावर फैक्टर रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओहम मीटर इज, जो ओहम मीटर होता है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे, मूविंग आयर इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ओहम मीटर हमारा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज। देखिए वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? ऑप्शन है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ऑप्शन सी है मेगर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, हम मेगर यूज करते हैं अगर हमें वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करना हो। और इसके साथ साथ केल्विन डबल ब्रिज मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल पावर टू अ मेगर इज प्रोवाइडेड बाय। मेगर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल पावर कैसे जनरेट करते हैं? ऑप्शन है बैटरी, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, ऑप्शन सी है एसी जनरेटर, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बताया था मेगर के बारे में कि उसका जो पावर हम डेवलप करते हैं वो करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से। सही आंसर है ऑप्शन बी, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। मेगर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम, स्प्रिंग, कॉइल, ग्रेविटी, और ऑप्शन डी है एडी करंट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हम कॉइल यूज करते हैं मेगर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ अ मेगर इज अबाउट। मेगर का जो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है हमारा, वो कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज लेता है या जनरेट करता है? ऑप्शन देखते हैं, 6 वोल्ट, 40 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऑप्शन डी है 100 वोल्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 वोल्ट। वो 100 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे लूप टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ। ऑप्शन है हमारे, ग्राउंड फॉल्ट ऑन अ केबल, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑन अ केबल, ऑप्शन सी है बोथ द ग्राउंड फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है बोथ द ग्राउंड फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ लो डीसी वोल्टेज। ऑप्शन देखते हैं हम। स्मॉल रेंज मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है डीसी पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी है स्मॉल रेंज थर्मोकपल वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। देखिए, एक्यूरेट मेजरमेंट अगर हमें चाहिए लो डीसी वोल्टेज का तो हम यूज करते हैं डीसी पोटेंशियोमीटर। ये हमें वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द ट्रू ओपन सर्किट ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, द बेस्ट डिवाइस इज। अगर हमें ट्रू ओपन सर्किट ईएमएफ फाइंड करना है, किसी भी बैटरी का मेजर करना है, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं इसके, डीसी वोल्टमीटर, एमीटर एंड नॉन रेजिस्टेंस, डीसी पोटेंशियोमीटर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हम यूज करते हैं वहां पे डीसी पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर हमारा जो है बेस्ट डिवाइस रहेगा अगर हमें ईएमएफ ऑफ बैटरी फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायरेक्ट करंट कैन बी मेजर्ड बाय, डीसी करंट कैन बी मेजर्ड बाय। ऑप्शन है अ डीसी पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली, ऑप्शन बी है डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है अ डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद अ वोल्ट रेशियो बॉक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। याद रखिए, डीसी करंट अगर मेजर करना है हमें तो हम क्या करेंगे, डीसी पोटेंशियोमीटर विद अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर अ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इट इज। देखिए, अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, वैसे तो पोटेंशियोमीटर हम कई और एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। इसका मेन एप्लीकेशन जो है वो है टू फाइंड द अननोन वोल्टेज। लेकिन अगर हमें यूज करना है उसको रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इसके ऑप्शंस हैं, इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी है इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी है नेसेसरी टू यूज अ वोल्टेज रेशियो बॉक्स इन कंजंक्शन विद अ पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है, अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है ना तो कोई जरूरत नहीं है स्टैंडर्डाइज करने की बार बार। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन पोटेंशियोमीटर पे। क्वेश्चन नंबर 46, बेसिकली अ पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस फॉर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं, कंपेयरिंग टू वोल्टेजेस, मेजरिंग अ करंट, कंपेयरिंग टू करंट्स, मेजरिंग अ वोल्टेज, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो बेसिक यूज जो है पोटेंशियोमीटर का वो है हमारा फॉर कंपेयरिंग टू वोल्टेजेस, टू वोल्टेजेस को हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम आर। किसी भी मेजरिंग सिस्टम में स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? ऑप्शंस हैं, एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ऑप्शन बी है एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ऑप्शन सी है ड्रिफ्ट एंड डेड जोन, ऑप्शन डी है स्टैटिक एरर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। किसी भी मेजरिंग सिस्टम में एक्यूरेसी होनी चाहिए और वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए और हाईली रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। इस रेशियो को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे स्टैटिक सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी है डायनामिक डेविएशन, ऑप्शन सी है लीनियरिटी, और ऑप्शन डी है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इसका जो सही आंसर है वो है लीनियरिटी। हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन होता है हमारा लीनियरिटी। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। रेजिस्टेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं, वैट मीटर्स, वोल्ट मीटर्स, एम मीटर्स, ओहम मीटर्स एंड रेजिस्टेंस ब्रिजेस, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओहम मीटर्स एंड रेजिस्टेंस ब्रिजेस। ये दोनों यूज करके हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग टॉर्क्स इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर। ऑपरेटिंग टॉर्क इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से होते हैं? ऑप्शन है डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग, ऑप्शन सी है डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोल एंड डैम्पिंग, ऑप्शन डी है वाइब्रेशन एंड बैलेंसिंग। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।